हेलो प्लीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नया आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन के प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल नया आ रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट्स करना मत भूलना। आप लोग कंजूस हो। दूसरी बात, मैंने हॉट पर टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, चाहे 13 या 14 मिनट आप हॉट है तो आप जाके वहां सुन सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे मैं नहीं डाल सकती। आई एम सॉरी। इट्स रिलायबल, क्योंकि मैंने चाहती कि मेरे चैनल या वट जो भी है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जिन लोगों को हॉट पार्ट में इंटरेस्टिंग है, यूज करना हेडफोन का एंड देन टेलीग्राम का लिंक कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, तो आप वहां से सीधे लिंक उठा के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और उस पे भी मेरे जितने भी वीडियोस वगैरह आते हैं, दो स्टोरी चल रही हैं, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो और हॉट पार्ट का वहां पे अच्छे से आनंद ले सकते हो। नॉर्मली मैं यहाँ पे हर एक पार्ट को, स्टोरी को अपलोड करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि हॉट पार्ट बहुत ज़्यादा डिटेल करनी है तो मैं सीधे टेलीग्राम पे फेंकूंगी उसको, और नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत बताना रहेगा तो मैं इसी पे चला दूंगी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग बाय चांस अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो तो आपको वहां से मुझसे बात करने का मौका भी मिल सकता है, ठीक है। आप तो वहां पे अपनी बात कह सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो आप उस ग्रुप्स में जाकर के ऐड हो जाना, टेलीग्राम का एक और ग्रुप से जहाँ पे चिट चैट होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके ऐड हो सकते हो एंड देन हमसे अपनी बात कह सकते हो। जो भी कुछ पूछना है मैं सवाल देखूंगी, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ हमने लास्ट पार्ट में, आई मीन कि हॉट पार्ट में देखा था कि वो दोनों फाइनली एक हो चुके थे, और वांग जी लास्ट टर्म के बाद एक इविल स्माइल दे रहा होता है। उस समय विंग तो बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो वांग जी को हिट करते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने? तुमने कहा था कि हम सेफ्टी यूज करने वाले हैं, बट सेकेंड टाइम तुमने नहीं किया। मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। वांग जी कहता है, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? विंग कहता, हटो हटो मेरे ऊपर से, हटो अभी अभी हटो अभी। वांग जी कहता, विंग प्लीज ऐसे रहो ना। विंग कहता, मैंने कहा ना हटो हटो हटो। इतना बोलकर वो वांग जी को मारने लगता है। वांग जी उसके ऊपर से हट जाता है। विंग सीधे उठता है, वॉशरूम जाता है, और वो वॉशरूम में जाकर के पानी लेता है, जो हैंड सावर होते हैं ना, हैंड सावर के यूज से अपने बट होल के इनसाइड ना उसको ऐसे स्प्रे कर रहा होता है, और अपनी एक उंगली डाल करके ना सब कुछ क्लीन करने का कोशिश कर रहा होता है। वांग जी डोर नॉक कर रहा होता है, क्योंकि विंग ने डोर लॉक कर दिया था। नॉक कर रहा होता, आवाज लगा रहा होता। विंग तो पैनिक हो रहा था, नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। हाँ, मैं किसी भी कीमत पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। ये इंसान सच में बहुत बड़ा वाइल्ड वेस्ट है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल करके वो सभी चीजों को अच्छे से क्लीन करता है, इवन दोबारा वो साबर भी ले लेता है। उसके बाद तो वो सब कुछ करके निकलता है। एक तो वैसे उसकी बॉडी में पेन हो रही थी, उसने अभी ठंडा सावर लिया था तो थोड़ी अच्छी तो लग रही थी उसे, पर हैवीनेस जो हो जाता है, वो हैवीनेस उसे बहुत बहुत फील हो रहा था। वो बाहर आता है तो वांगजी बाहर ही खड़ा था, और वो ऐसे फुल नेकेड खड़ा था। विंग उसको देख कर कहता है, तुम अपनी बात से हर हमेशा मुकर क्यों जाते हो? हाँ, मैंने मना किया शादी करने से, जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। पहले खुद ही मना किया शादी करने के लिए, फिर मुझसे शादी कर ली। और जब सब कुछ चीजों को मैं अरेंज करने की और एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम हर बार अपनी बात मेरे ऊपर क्यों थोप देते हो? मैंने कहा था ना, सेफ्टी यूज करने के लिए मुझे 2 साल तक बेबी नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? और तुमने ये क्या किया? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? वांग जी कहता है, वी रिलैक्स, मेरी बात सुनो पहले, ठीक है ना। विंग कहता है, डोंट टच मी, मेरे पास भी आए ना तो फिर देख लेना। इतना बोलकर विंग चुपचाप से अपने बाउल गाउन को सही करता है और एक साइड जाकर सो जाता है। वांग जी बेड पे आता है और उसके ऊपर कंबल उठा देता है। विंग चुपचाप से ऐसा करने दे रहा था, पर जैसे ही वो हाथ रखता है वांग जी, विंग हाथ झटकाते हुए कहता है, डोंट टच मी। तुम्हें तुम्हें क्या लगा, हाँ तुम इस तरह से करोगे और मैं भूल जाऊंगा क्या कि तुम चाहते क्या हो? सच में तुम बहुत सेल्फिश हो, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, हमेशा तुम ओनली फॉर अपने फैमिलीज के बारे में सोचते हो। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, मुझे बताओ। उसके बाद विंग दूसरी तरफ करवट ले लेता है और रोते रोते सोने का ट्राई कर रहा होता है। वांग जी वापस से उसके कंधे पे हाथ रखता है। विंग वो वापस से उसके हाथों को झटकार देता है, पर वांग जी बाज कहाँ आने वाला था। वो खसकते हुए उसके पास जाता है और उसके टमी पे हाथ रखकर उसे खींचता है अपनी ओर। विंग कहता है, हटाओ इसे हटाओ, मुझे मुझे तुम्हारी सिंपत्ति नहीं चाहिए। वांग जी उसके कानों में, उसके नेक के पास अपने नोज को रब करते हुए कहता है, हे प्लीज रिलैक्स। हाँ, ये सही है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कंसीव करो, बट तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था मैं।
विंग कहता है इसमें हॉट ना करने वाली कौन सी बात है, हाँ। वांग जी उसे अपनी तरफ पलटाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके बाल वालों को ठीक करते हुए कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम एक बेबी। विंग कहता है नो, इसके आगे कुछ मत बोलना। तुम्हें पता है ना, मैंने अभी जस्ट 2 मंथ्स भी, 1 मंथ्स, 2 दिन 4 दिन पहले मैंने वो जॉब लिया है। तुम्हें पता है हम और हमारी मॉम कितनी मुश्किल से गुजरे हैं, हमने किन किन हालातों का सामना किया है। कम से कम मेरी जॉब को तो कुछ दिन हो जाने देते, 2-3 महीने रहते या 6 महीने रहते या साल भर हो गया रहता तो मुझे समझ में आता है। बट अभी बस ओनली फॉर 3 या 4 डेज हुए हैं, उसी डेज में तुमने मेरी लाइफ को तो हेल कर दिया है, मेरी जिंदगी को ऐसे 360 डिग्री टर्न किया है तुमने। मुझे समझ नहीं आता कि कल जे तक मैं आरजे बनने का सपना देख रहा था, आज मैं किसी का हस्बैंड बन के घूम रहा हूँ। यू आर सो रूड, रिडिकुलस, सेल्फिश पर्सन हो तुम। वांग जी उसके बालों को, उसके सबको ठीक करता चुपचाप विंग की सारी बात सुन रहा था। वो कहता ऐसा कह सकते हो कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हूँ, बट तुम्हारे लिए भी बनना चाहता हूँ विंग। पर उन सबसे पहले मैं बस चाहता हूँ कि इस घर में एक बेबी आ जाए, उसके बाद मैं कभी नहीं कहूँगा तुमसे दूसरे बेबी के लिए। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, वो वांग जी को ऐसे हिट करते हुए कहता इसका मतलब तुम मुझे छोड़ देने वाले हो। वांग जी उसकी पूरी बात को कंप्लीट किए बिना ही उसके लिप्स को कैप्चर करके सीधे बाइट कर ले रहा है, और अभी पूरा उसका पूरा बॉडी गेस्चर, आईज सब बदल गया था, और वो गुस्से वाले टोन में कहता विंग ये वर्ड दोबारा अपनी जबान पे मत लाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओगे। नहीं, तुम यहाँ से अब कभी कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। रही बात बेबी की, तो मैं बस बेबी चाहता था, पर अब जब तुम सब कुछ क्लीन करके आ गए हो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिंग अपने मन में कहता है मैं कल तो दवाई भी खा लूंगा, मैं भी देखता हूँ कैसे मैं बेबी कंसीव करता हूँ, मैं भी नहीं होने दूंगा। इतना बोल को टुकुर टुकुर देख रहा होता है। वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है तुम कल पिल्स ले लेने वाले हो। विंग तो एकदम शॉक। वांग जी उसके सर पे मारते हुए कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने आरजे बनने का सपना छोड़ दो, तुम्हें आरजे बनना है ठीक है। हाँ वैसे आरजे बन के तुम्हें तो लड़कियों के साथ प्रैंक करने में बहुत मजा आता है ना। रिंग एकदम घूर के देख रहा होता है, कहता टॉपिक चेंज बंद करो, तुम बहुत दोस्त हो। वांग जी कहता ओके 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 सो जाओ, अभी हम कुछ नहीं करने वाले, पर हाँ ज्यादा नहीं, 6 महीने, ठीक है ना। रिंग कहता है नहीं 1 साल। वांग जी कहता है नहीं 6 महीने। रिंग कहता है 1 साल। वांग जी कहता है नहीं 6 महीने। विंग कहता है मैंने कहा ना 1 साल, और वो दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तभी डोर पे नॉक होता है और वांगजी और विंग दोनों देख रहे होते हैं। फिर वांगजी डोर ओपन करने के लिए आता है, जो कि उसने जल्दी जल्दी से नीचे से पैंट पहन लिया हुआ था और ऊपर वैसे ही था। जैसे डोर ओपन करता है वहां पे याओ और सीजन खड़े थे। याओ झल्लाते हुए कहता है क्या रात को तुम दोनों नहीं 6 महीने और 1 साल कर रहे हो और हमसे सो नहीं सकते हो क्या, बताओ मुझे। विंग तो बेचारा शर्मा ही गया था और वो बस अपनी नजरों को इधर उधर कर रहा होता है। और वांग जी कहता है हम डिस्कस कर रहे थे कि हम बेबी कब ले रहे हैं, 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद। हंसी चैन और मिंगिया एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो, क्या उसने नहीं कहा था कि वो 2 साल बाद लेगा, तो तुम फिर 6 महीने 1 साल। तो वांग जी कहता है गौ मैं आपके लिए कर रहा था। लैंस सिचन अंदर आते हैं, वांग जी को लेकर के बेड पे बिठ जाते हैं और मिंगिया ना वहीं पे खड़े थे। लैंस सिचन कहते हैं देखो वांग जी, मैं जानता हूँ कि तुम हमसे, हमारे लोगों से, मतलब अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो। ये एक हद तक सही है कि तुम अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमारे बीच कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और मिंगे तो उसके कान पकड़ते हुए कहता है एग्जैक्टली, पर इन सबके बीच में तुम उसकी फीलिंग को क्यों हर्ट कर रहे हो, जैसे हम तुम्हारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है तुम्हारी लाइफ में। आज से वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, तुम्हारा आधा बॉडी पार्ट, समझ रहे हो। हाँ, वैसे भी शादी के बाद एक हस्बैंड और वाइफ ओनली फॉर एक हस्बैंड और वाइफ नाम के लिए नहीं होते हैं, हर चीज पे उनका एकाधिकार होता है। जैसे कि हर एक चीज पे विंग का तुम्हारा अधिकार है और विंग के हर एक चीज पे उसका अधिकार है, तो तुम दोनों को रिलाइव करना पड़ेगा और एक साथ काम करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे के डिसीजन को, एक दूसरे को इज्जत देनी होगी, एक दूसरे का साथ देना होगा हर कदम पे, नहीं कि अपनी मर्जी तुम हमेशा उसके ऊपर थोपोगे और उसकी नहीं सुनेगे। फिर एक अंत के बाद आकर के वो तुमसे परेशान हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। वांगजी घूर के याओ गगो को देख रहा होता है और बिंग को देख रहा होता है, मानो कहना चाह रहा हो अगर मुझे छोड़ के गए तो फिर देख लेना, मैं तो तबाही ला दूंगा, वो बिना बुलाए सुनामी जो आती है ना उस टाइप से। लैंस सिचिन कहते हैं एग्जैक्टली, याओ बिल्कुल सही कह रहा है वांग जी। हम जब एक रिश्ते में बंधते हैं ना, कोई पर्सन अपनी फैमिली को, अपना सब कुछ, अगर लड़की होती है
तो हाँ, मान सकता हूँ कि वो जॉब करती हो या फिर वेल सेटल हो या फिर सेल्फ डिपेंड हो सकती है, पर जो नहीं करता है या फिर करता है, हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, पर एक लड़की या लड़का जब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आता है, तो जिस तरह से तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हो, अपनी फैमिली मेंबर को समझते हो, उसी तरह से तुम्हें उस पर्सन की भी केयर करनी होगी, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि वो अपना सब कुछ छोड़ के आया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे भरोसे, ताकि वो तुम्हें जब सब कुछ अपना मानकर तुम्हें साथ पूरी लाइफ आगे के 20 से 40 साल बिता देता है, तो तुम्हें थोड़ा सा नहीं लगता कि तुम इस मैरिज जैसे रिश्ते को थोड़ा सा अपने लिए और उसके लिए सैक्रिफाइस करो, एंड देन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो कितना खूबसूरती से ये रिश्ता तुम निभा सकते हो ना। और दूसरी बात, एक दूसरे को स्पेस देना सीखो, अपने करियर में, अपने लव रिलेशनशिप में, अपने प्यार में, अपने फ्रेंडशिप में, हर चीज में थोड़ा सा स्पेस दो। विंग को अभी उसका काम करने दो, क्योंकि विंग अभी जस्ट आरजे बना है, उसका भी तो सपना होगा ना नंबर 1 आरजे बनने का, या वॉटेवर जो भी, या बेस्ट करने का। तुम भी तो चाहते हो ना कि तुम अपने चाइना में बहुत सारे ब्रांचेस खोलो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सब पे वर्क करना चाहिए और अपने रिश्तों को थोड़ा सा और स्पेस और टाइम दोनों देना चाहिए? क्योंकि मुझे यकीन है मेरा भाई, आगे 6 महीने साल भर बाद एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड करोगे कि लगेगा ही नहीं कि तुम्हें विंग्स को प्रेशर देने की जरूरत है या फिर जबरदस्ती उसके साथ करने की जरूरत है। तुम समझ रहे हो? वांगजी लैंस चेन की हर एक बात को रिकॉग्नाइज कर पा रहा था। वो कहता है, गॉ तो क्या मैंने गलती की है? तो मिंगो वापस से कहता है, एग्जैक्टली, और अभी तुम बीइंग से सॉरी बोलने वाले हो। वांगजी एकदम कन्हुआई हुई आंख से सीजन और मिंगो को देख रहा था। मिंगो कहता, व्हाट? अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो सच में तुम्हें ये करना ही होगा। वांगजी कहता है, पर गॉ। तो सिचन कहते हैं, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें उसके सामने नहीं झुकना चाहिए? ऐसा नहीं है। थोड़ी देर पहले हम दोनों को देखो, हम दोनों लड़ रहे थे ना, जब विंग आया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया ना। तो रिश्ते ऐसे होने चाहिए ताकि हम लड़े भी ना तो 2 मिनट में सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाए। ये ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ या मैं फिर उसका हस्बैंड हूँ तो मैं क्यों झुकूं। नहीं, एक परफेक्ट रिश्ते में ये छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, हस्बैंड एंड वाइफ, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। तो चलो माफी मांगो। वांगजी तो पहले कुछ देर सोचता है, फिर वो अपनी जगह से उठता है, जो कि विंग बेड पे बैठा हुआ था। फिर वो अपने दोनों घुटने पे वांगजी आ जाता है, जो कि उसके पास गया हुआ था वो। फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है और कहता है, विंग, जैसा कि गवा ने कहा, मैं अभी इतना ज्यादा नहीं समझता हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मुझे अपने फैमिली मेंबर को और साथ में तुम्हें दोनों को खुश रखना है। इसके लिए मुझे हर चीज क्यों ना अपनाना पड़े, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। पर आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी फीलिंग को हर्ट किया, और मैं तुम्हारे ऊपर सच में प्रेशर बना रहा था बेबी के लिए, और मैं जानबूझ के कर रहा था, ये जानते हुए भी कि तुम नहीं चाहते हो। तो मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस रिश्ते की? जब तक तुम ना हाँ कहो, जब तक हम एक दूसरे को समझ ना लें, जब तक हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल, जैसे कि गगा ने कहा, अच्छी ना हो जाए। रिंग तो अपने मन में कह रहा था, ये नाम के लिए ही इतना बड़ा हो गया है, गधा कहीं का, इसे तो 5 साल का बच्चा घोषित कर दो और स्कूल भेज दो, इसे कुछ नहीं पता। फिर वो गगा को देख रहा था और मिंग्याओ को भी देख रहा था, क्योंकि वो सीन ज्यादा क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए कहता है, वांगजी मैंने माफ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों को थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा स्पेस देना है। मुझे अपने करियर को आगे करना है, क्योंकि मेरे डैड मेरे डैड ने मेरी मॉम को ये कह के छोड़ दिया कि मेरी मॉम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और वो लाइफ में सक्सेस नहीं हासिल कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, और बाकी अदर्स जो लड़कियां होती हैं ना मॉडर्न, उस टाइप की नहीं है। इसी वजह से मेरे मॉम को मेरे डैड ने छोड़ दिया, और मेरी मॉम ने बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया है और मुझे यहाँ तक लाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ उससे मेरी मॉम बहुत बहुत हैप्पी हो और उन्हें प्राउड फील हो। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ करूँ उससे आप लोग भी प्राउड फील करें। और तुम्हें वांगजी कहता, मैं समझ गया, प्लीज आई एम सॉरी वीन, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे वो लोग कान पकड़ के बोले तो मिंग्याओ कहते, एग्जैक्टली, कान पकड़ो, चलो अभी का अभी। मिंग्याओ की बात सुनकर तो वांगजी सच में मुंह बना रहा था। सचिन कहते, चलो अब बोल रहे ना ये तो करो भी। फिर वांगजी हमारा कान पकड़ता है और बोलता है, आई एम सॉरी विंग। बेचारा विंग को अजीब लग रहा था अपने हस्बैंड को इस तरह से करता हुआ। इसके दोनों हाथों को हटा देता और कहता, ठीक है मैंने कर दिया। पर गगा आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा था और अभी जबरदस्ती इसने मेरे साथ वो सब कुछ किया। और पता है जब मैंने मना किया तो ये मेरे ऊपर से हट भी नहीं रहा था। बेचारे हमारे मींगे और लैंस सीजन के कान लाल हो गए।
वांग जी फटाक से उठता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है, उसके पेट पे पुश करते हुए कहता क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि क्या बोल रहे हो। विंग जब रियलाइज करता है तो वो भाई साहब शॉक, फिर वो अपना सर नीचे कर लेता है जिससे मिंग हंसने लगता है और कहता है अच्छा। तो इसी की वजह से ये आर्गुमेंट हो रहा था कि नहीं 6 महीने और नहीं साल भर। हाँ हाँ ठीक है तुम दोनों अपना कंटिन्यू करो, पर हाँ वांग जी तुम अभी कुछ नहीं करने वाले हो और हम भी नहीं चाहते अभी, ठीक है ना। वांग जी कहता है ओके गगा मैं समझ गया। इतना बोलकर सीचन और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और हंस रहे होते हैं। बेचारा हमारा विंग शर्मसार हो गया था बेचारा। उसके जाने के बाद वांग जी डोर बंद करके आता है और उसके पास कहता है विंग विंग, तो उसको मारते हुए कहता है हटो तुम, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, मुझे याद ही नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया। वांग जी हंसते हुए कहता है ओह रियली, तो तुम ऐसे लाल टमाटर के जैसे अच्छे लग रहे हो। इतना बोलकर उसको ऊपर ही आ जाता है और कहता है तो हम फिर से करें। विंग कहता है नो, और इतना जोर से चीखा था कि लैंस हिचन बाहर ही खड़े थे। वो डोर पर नॉक करते हुए कहता है साउंड कम करो तुम लोग। बेचारा विंग और वांगजी दोनों देख रहे थे और अपना सर ठोक लेते हैं और कहते चलो सो जाते हैं। उसके बाद दोनों सो गए थे और लैंस हिचन और याओ दोनों अपने कमरे में आ गए थे। अब इस तरह से ना इन दोनों की शादी को ना 3-4 महीने बीत गए थे और विंग ना आरजे का काम अच्छे से कर रहा था। रोज उसे एक प्रैंक कॉल करना होता था। प्रैंक कॉल करने के बाद उसको जिसके भी प्लेलिस्ट होते थे गाने के वो सब बजाता था और काम करता था। अभी उसकी पोजीशन ने थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। इसी तरह से आज वो काम पे आया हुआ था और उसे वापस से ऐसे प्रैंक करने के लिए बोला जाता है। विंग सोच रहा था अब क्या करूं मैं, कैसे लोगों को प्रैंक करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वो कहता आह कोई बात नहीं ठीक है मैं यही कर देता हूँ। फिर उसके बाद वो एक कॉल लगाता है जिसमें वो खांसते हुए बात कर रहा था और ऐसे झूठ मूठ का बोलता है आह मुझे ना बहुत तेज सर्दी और सर दर्द हो रहा है, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए गाने प्ले कर रहा हूँ, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं। वो लोग गाने की प्लेलिस्ट क्या बताएंगे, विंग के पास इतनी सारी फरमाइशें आने लगी थी। सर दर्द हो रहा है ये दवाई ले लो, ये कॉफी पी लो, ये चाय पी लो, ये बाम लगा लो, वो दवाई ले लो, इस डॉक्टर के पास चले जाओ, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। वॉटेवर जो सब कुछ होता है ना वो सब कुछ वही विंग की जो आरजे वाली होती थी ना वो वांगजी भी सुनता था 3 बजे वाला। तो जैसे ही वांगजी ने सुना कि विंग की तबीयत खराब हो गई भाई साहब ले अब वांगजी क्या करता है हमारा देखो। वांगजी तुरंत अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है देखो उसका तबीयत खराब हो गया है तो एक पूरी डॉक्टर की टीम लेके जाओ, साथ में बहुत सारे दवाई भी लेके जाओ और हाँ एक कॉफी मशीन का पूरा ये लेके जाओ और उसके साथ साथ सभी को भी बांट दो उसे। उसके लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद लेना, साथ में एक सॉल भी ले लेना और हाँ उसके रूम में ना हीटर लगवा दो जहाँ वो माइक पे बोलता है ना, उस रूम में ना हीटर रिकॉर्डिंग रूम बोलते हैं उसको, तो उस रूम में ना हीटर लगा दो। इसका सेक्रेटरी तो अपना सर खुजा रहा था और कहता है आर यू श्योर सर कि हमें ये सभी चीजें करनी चाहिए। वांगजी आंख बुराते हुए कहता मैंने जितना कहा है उतना करो। वो कहता ओके सर। बेचारा वो बाहर आता है सभी चीजों को अरेंज करता है और निकल आता है। एक तो बिन बुलाए विंग को इतने सारी हिदायतें मिल रही थी, वो तो बस प्रैंक कर रहा था और वही दूसरी तरफ उसका हस्बैंड सो केयरिंग हस्बैंड, वो सब इतना ही काफी नहीं था। जैसे ही मेंगिया को पता चला वो जल्दी जल्दी से विंग के लिए अदरक वाली चाय बनाना स्टार्ट करता है, फिर उसके लिए सेम सूप बनाता है और डब्बे में पैक करता है और अंकल को लेता है और उसके ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब विंग को थोड़ी पता था कि उसके लिए बिन बुलाए सामत आ रही हैं। अब आरजे ऑफिस के बाहर एक ट्रक आके रुक गई थी जहाँ पे कॉफी का वेंडिंग मशीन लगा हुआ था। एक ट्रक रुकी हुई थी जहाँ पे उसने बोला हुआ था, मतलब एक एक करके सारा सामान उसके अंदर लाया जा रहा था। कुछ प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन भी आ गए हुए थे। जब वो सब आ गए हुए थे ना तो विंग उस समय सॉन्ग चला रहा था और आराम से बैठा हुआ था। जब ये सब अचानक से आ रहे थे ना और सब एक ही बात पूछ रहे थे कि विंग सर का ना मतलब मिस्टर लैंड का आरजे का रिकॉर्डिंग रूम कहाँ है, सब बता रहे हैं। अब विंग खड़ा हो गया था और सब ना ला रहे हैं, प्लम्बर आ रहा है ठोक रहा है पीट रहा है जो हीटर होता है उसको सेट कर रहा है, फिर उसके लिए कॉफी लेके आया जा रहा है, पूरे ऑफिस में कॉफी दिए जा रहे हैं, फिर उसके लिए गर्म कपड़े बोला गया था वो, ऊपर से वो जो एम्बुलेंस आई हुई थी पूरी डॉक्टर की टीम वो भी आ चुकी थी। वो आते ही और पूछते कि मिस्टर लैंड कहाँ है। डायरेक्टर का तो ऑलरेडी सर घूम रहा था और कहता ये क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में, कोई बताएगा मुझे। अब बेचारा बैठा हुआ था। एक डॉक्टर उस डायरेक्टर को भी चेकआउट कर रहा था और बाकी सभी विंग के रूम में आ गए थे। अब विंग से बिना पूछे उसका चेक कर रहे हैं, उसके नब्ज चेक कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टेथोस्कोप डाल के चेक कर रहे हैं, उसका सर देख रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, सभी चीजें नोट कर रहे हैं और पूछ रहे सर आपको सर्दी कब से है, क्या आपको
टाइफाइड हुआ है, क्या आपको किसी मच्छर ने काटा है, क्या आपको ऐसे बुखार के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, क्या आपको बहुत तेज खांसी हो रही है, खांसी कैसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है या फिर गीली खांसी हो रही है, क्या गला में खराश हो रहा है, क्या आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाया था, विंग कह रहा है ये सब क्या क्या हो रहा है। और आपको इसने किसने बोला यहाँ पे आने के लिए, बेचारा वो तो पैनिक ही कर रहा था ना। तभी उधर से आवाज आती है विंग। विंग तो पहले शौक, और विंग के पीछे अंकल थे, याओ के पीछे याओ आया था, याओ के पीछे अंकल थे, और उसके बाद उसका वांगजी का सेक्रेटरी था। वो तीनों अंदर आता है, और याओ आते ही सबसे पहले तो डॉक्टर सबको चीर फाड़ता है, बीच में घुसता है, सूप वाला जो लाया था वो पटकता है टेबल पे। और अभी ये इतना काफी नहीं था, देखो उसने जो आरजे वाला था ना, वो सॉन्ग प्ले होने के बाद जो आरजे वाला रहता है ना, जिसमें लोग बोलते हैं या बातें कहते हैं, वो ऑन था। पूरे मीडिया वाले मतलब जितने भी लोग सुन रहे होंगे, वो जितने भी कार में चलते हैं, फिल्म वगैरह चलता है ना कार में, टीवी वगैरह पे, और यहाँ तक कि वांगजी भी सब सुन रहा है। अब मींगा बातें कहता है, वी मैंने तुमसे कहा था ना अपना ध्यान रखो, तुम ध्यान नहीं रख सकते, और ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ, और तुमसे किसने कहा था कि जब तुम्हें फ्लू हुआ है, तुम्हें सर्दी लग गई है, तुम्हें खांसी आ रही है, तो तुम इस तरह से रिकॉर्डिंग करो। मींग कहता गगा मेरी बात तो सुनिए। पर मींगा कहाँ सुन रहा था, वो उसको सीधे बैठा देता है, फिर उसके मुंह में ना वो क्या बोलते हैं उसको, बुखार आने पे क्या डालते हैं यार, लंबी वाली जो रहती है चेक करने के लिए, मैं भूल गई वो उसके मुंह में घुसा देता है, और टेम्परेचर चेक कर रहा था। उसके बाद कहता है ये चाय देखो, मैंने अदरक वाली चाय लाई है बना करके, और वो गर्म पानी में अदरक वगैरह डाल के, काढ़ा बोलते हैं उसको, वो चाय बोल रहा था। वो चाय उसको पकड़ाता है और कहता है टेम्परेचर तो नॉर्मल ही है, बस पी लो। फिर विंग को जबरदस्ती वो पिला रहा होता, फूक फूक करके। अंकल भी परेशान थे और डॉक्टर सब तो अलग परेशान, और कहता है सर हमें चेक करने दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। मीगा कहता है तुम चुप रहो, पहले ये पीने दो, ये देसी इलाज है और इससे लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है सर हमें लैंस सर को बताना होगा, आप तो चेक करने दीजिए। विंग इधर पैनिक, भाई साहब क्या हो रहा है, ये कोई मुझे बताएगा। विंग कहता है गगा मेरी बात तो सुनिए। मेंगे और डॉक्टर को बोल रहा तुम चुप रहोगे, पहले ये चाय पिएगा, फिर मैं जो सूप लाई वो सूप पिएगा, उसके बाद ही तुम कुछ करोगे, और हाँ इसके बॉडी के ऊपर से टच मत करोगे, तुम ऊपर ऊपर से चेक करो। डॉक्टर अपने मन में कह रहा ऊपर ऊपर से क्या चेक करूंगा मैं, क्या बताऊंगा मैं, रिजल्ट क्या लिखूंगा मैं, क्या हुआ था, मुझे सब चेक करना होगा ना। फिर मेगा कहता है इसका बीपी, आईबीपी और कार्डियो और हाँ पूरा बॉडी स्कैन एमआर सब कर डालो। तो विंग कहता क्या तो मेगा कहता देखा देखा वापस से खांसी हुई ना, जबकि वो काढ़ा जो पिया था ना उस वजह से वो सरक रहा था। विंग कहता है गा, और इधर बोल को वो खड़ा हो गया था। मेगा उसको बिठाते हुए कहता विंग तुम शांति से बैठो। हाँ वो जो डायरेक्टर था वो अंदर आते हुए कहता है तो मेरे आरजे को आई मीन कि मेरे कंपनी को आप सबने सर पे क्यों उठा रखा है, आपको पता है ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। विंग कहता है क्या, और मेगा कहता है क्या क्या कहा इसने। विंग कहता है ये सारे लोग सुन रहे हैं, और जितने लोग सुन रहे थे ना सब हंस हंस के पागल हो रहे थे। विंग उस माइक को जल्दी जल्दी बंद करता रहता है, गा मुझे ना हंसी नहीं हुई थी, अब माइक बंद हो गया था अब, और ये सब क्या है। तो मिंगा कहता है मैं भी तुम्हारा आरजे वाला प्रोग्राम सुन रहा था, तो तुम उसमें बहुत खांस रहे थे ना, तो मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, तो मैं ये सब कुछ लेके आ गया। कहता है सॉरी गा, पर मेरे पास आज प्रैंक करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सिस्टमैटिकली मतलब कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए बस ये कर रहा था, और मैं लोगों को बता देता लास्ट में कि मैं बस प्रैंक कर रहा हूँ। वैसे उन लोगों के नुस्खे काफी अच्छे थे, तो मैं उन्हें अप्लाई करने के लिए दूसरे लोगों को बोल देता। पर आपको नहीं लगता कि मैं एक प्रैंकर आरजे हूँ, तो मुझे ये सब आमीन की आपको लगता है कि मेरी सच में तबीयत खराब थी। मेंग्या वो उसको शॉकिंग स्टेज में पहुंच गया था, और कहता है क्या मतलब तुमने सच में ये प्रैंक किया था, मतलब तुम्हारा तबीयत सही नहीं है, मतलब मैंने ये सब कुछ लाया वो वेस्ट हो गया। तो विंग कहता है वेस्ट कुछ भी नहीं है, आप लाए हो तो मैं खा लूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, पर सच में मेरी तबीयत खराब। तभी भाई साहब एक और ट्रक आ गया था जिसमें विंग के लिए शॉल और उसके लिए मोटे मोटे कपड़े आ गए हुए थे, और वो सब लेकर के आता है। कहता है सर ये कपड़े कहाँ रखूं मैं, अब अपना सर सब पकड़ के बैठा हुआ था। कहता है इसी की कमी थी। तो मेंगा कहता है हाँ सच में, उसे भी लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। विंग अपने मन में दांत पीसते हुए कहता इतनी केयरिंग करने के लिए किसने बोला था उसे। आ फिर वो कहता इसे मेरे सर पे लाके रख दो। वो कपड़े वाला चौक रहा था। विंग कहता लेके जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए यार, निकलो सब यहाँ से। अरे ये कबाड़ सब उठा के लेके जाओ, सब लेके जाओ अभी के अभी, सभी लेके जाओ। सारे लोग को भगाता है विंग, और फुफ करके बैठा हुआ था। उसके अंकल कहते वैसे हम लोग को भी चलना चाहिए यार, है ना। विंग गुस्से से घूर रहा था, कहता
आप सब घर चलिए, मैं घर आके देखता हूँ, मतलब मुझे काम भी ना करने दो। ये ध्यान से सुनना जरूरी है कि मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मीगा कहता मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई होगी मीग। मीगा कहता गगा अगर आप अच्छे टाइम पे आए होते तो मैं यहाँ का आपको फेवरेट कॉफी पिलाता, लेकिन मैं आपको अभी वो भी नहीं पिलाने वाला, आप निकलो यहाँ से। बेचारा ये आओ नहीं आओ। और कहता ओके ओके हम जा रहे हैं, पर ये सूप पी लेना। तो कहता गगा आप जाइए, आप मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मेगा कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, पहले तुम ये करके आओ फिर हम बात करते हैं। वो कहता नहीं आप जाइए। या कहता मैं बाहर हूँ, इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है। विंग फटक से उस रूम को बंद करता है और अपने आप को काम डाउन करता है। फिर एक और गाना प्ले कर देता है ताकि वो शांत हो जाए। वहीं याओ बाहर आते हुए बैठा हुआ था अंकल के साथ में। उसका डायरेक्टर उसको कन्हवाई हुई आंख से घूर कर देख रहा था। या कहता है मुझे लगा शायद इसका तबीयत खराब हो गया। उसका डायरेक्टर कहता है मुझे भी एक पल के लिए लग गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो बस सिंपैथी गेन के लिए कर रहा है, और आज का प्रैंकर भी यही था इसका। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं? तो मेगा कहता तुम्हें क्या पता, हाँ वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम बस अपने काम से काम रखो, और वैसे भी वो हमारे घर का फैमिली मेंबर है, तो हम चिंता ना करें तो क्या करें बताओ। तो उसका ड्राइवर कहता है अच्छा मुझे पता ही नहीं था, आई एम सॉरी सर। फिर वो लोग बैठे हुए थे। विंग का पूरा सेशन जब खत्म हो जाता है वो बाहर आता है और कहता है गा आप गए नहीं। या कहता है ये सूप। विंग तो अपना सर फोड़ना चाहता था दीवार से, और इमेजिन भी कर रहा था वो वापस से मर रहा है और सर फोड़ रहा है दीवार में वो। फिर वो अपने डे ड्रीमिंग से बाहर आते हुए कहता है चलिए हम बाहर चल के खाते हैं। फिर वो टेरेस गार्डन पे उसको ले आता है, तब तक दूसरा का शेड्यूल हो गया था। फिर अंकल और वो तीनों बैठे हुए थे और कहते हैं गॉड आज के बाद आप लोग मेरे कंपनी में नहीं आएंगे। तो याओ कहता है तुम ऐसा प्रैंक मत करना कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई है, वरना इसके बाद दोबारा ऐसे ये सब मुझे मत कहना। विंग कहता है हाँ ऑब्वियसली लान वांग जिया लान वांग जिया विल किल यू। और इतना वो बोल रहा होता है तो याओ कहता है आप खा लो। फिर वो थोड़ा निकाल के देता है तो कहता है गा मैं अकेले नहीं खा रहा, आप भी खाओ ना। फिर मींगे अब इसके साथ खाता है और अंकल तो वो कहता है हाँ तो खांस क्यों रहे हैं, आपको थोड़ी हुई है खांसी, आप भी लीजिए। फिर वो तीनों खाने लगते हैं। खा चुकने के बाद बींग कहता है ग मेरा एक और शेड्यूल है तो मैं इसके बाद आपके पास आ जाऊंगा, आप लोग घर चलिए ठीक है ना। इतना बोल करके विंग वापस से अंदर आता है जहाँ पे वो उसके डायरेक्टर उसको कैबिन में बुला के लाते हैं और कहते हैं "हाँ, जब से तुम आए हो ना तब से तुम्हारा हस्बैंड एक तो इस कंपनी में इतने ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है कि हमारे साथ पोस्टें भी इस कंपनी का कर्ज नहीं उतार सकती। एक तरह से देखा जाए तो तुम यहाँ के खुद मालिक हो, और तुम्हारे ऊपर से ये नौटंकी वाली फैमिली ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था। विंग कहता है आई एम सॉरी सर, पर क्या ही कर सकते हैं, उन लोगों को मैं कुछ ज्यादा ही केयरिंग लग रहा हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। खैर मैंने तो बस प्रैंक किया था, मुझे नहीं पता था कि ये प्रैंक मेरी जिंदगी में ना इतना तबाही लाएगा। और ये याद कर रहा था हाँ एक प्रैंक कॉल से प्रेग्नेंट, सच में ये लोग मुझे प्रेग्नेंट बना के ही छोड़ेंगे तब मानेंगे ये लोग। और विंग ये सारी बातें सोच रहा था तो उसका डायरेक्टर चुटकी बजाते हुए कहता वैसे एक और सीजन है तुम्हारा। तो कहता ओके सर मैं रेस्ट कर लेता हूँ फिर मैं जाता हूँ ठीक है। कहता हाँ वैसे वो लोग सूप लाए थे तो बच्चा है। विंग वो पूरा डब्बा बढ़ा देता है, कहता ये सारा आपका सर आप रख लो। उसके बाद विंग बाहर आ जाता है। वो डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, सूप खोल के देखता हाय विंगो ने अच्छा बनाया हुआ था। स्मेल करते हुए कहता वाह घर के खाने की तो बात ही कुछ और है। फिर वो खुशबू ले ले करके उसको खा रहा होता है। जब उसके बाद जो बीच में होता है ना गैपिंग्स 1 घंटा का रहता है, फिर 1 घंटा किसी और का रहता है। तो इतने देर में विंग ना कुछ पेपर वर्क रहते थे जो डेली रूटीन का होता है शेड्यूल्स, वो रिकॉर्ड करना होता था। तो विंग अपने सारे कामों को रिकॉर्ड कर चुका था और थोड़ी देर का नैप भी ले चुका था। अब वापस से विंग का सेशन था, उसके बाद उसको छुट्टी मिल जाता। वो अंदर आता है तो वो जो प्रैंकर था वो कहता है ओह भाई अभी ऐसा कुछ प्रैंक मत कर देना जिससे कि तेरे पूरे खानदान वाले वापस आ जाए। तो विंग कहता है तुझे पता है ना मेरे फैमिली बैकग्राउंड में, कहता है इसीलिए तो कोई पंगा भी नहीं ले सकता तुझसे। ऐसे ब्रो मानना पड़ेगा तेरे हस्बैंड और तेरे फैमिली वालों को, मतलब बाहर पूरी कॉफी का टैंकर खड़ा है, डॉक्टर की पूरी टीम आ गई थी, कंबल वगैरह लेकर कुरियर बॉय आ गया था, मतलब सो लकी यार, आई एम सो जेलिस। विंग कहता है हाँ मैंने ऐसा ही कांड किया था, मैंने डायरेक्ट उसको पापा बना दिया था वो ना बिना बेबी के ही, इसलिए वो मेरे पीछे नहा धो के पड़ा है। तो कहता क्या क्या कहा तूने? कुछ नहीं ब्रो बस मैं मजाक कर रहा था। खैर छोड़ो मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे अभी क्या प्रैंक करना है। तो कहता मैं भी सुनता हूँ। ओके फिर वो बैठा हुआ था। फिर विंग आता है, एक गिलास ठंडा पानी पीता है एंड देन फिर वो कॉल लगा देता है। कॉल लगाने के बाद विंग की आवाज ना बहुत नम थी और अभी वांगजी वापस से सुन रहा था। विंग की अभी सुन रहा था। फिर कॉल लगाते हुए कहता है हेलो। तो उधर से आवाज आती है हेलो कौन? कहता है मैं ना एक प्ले बॉय हूँ और तुम्हें पता है मुझे ना लड़कों सबसे बात करना बहुत बहुत पसंद है। भाई साहब वांगजी तो हमारा भुन गया था। उसके पास
उसका सेक्रेटरी खड़ा था, वो लोग लाउड स्पीकर पे सुन रहे थे। उसका सेक्रेटरी तो मुंह हाँ करके देख रहा था, अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा क्या बैंड बजने वाली है और कौन सा ये कांड करने वाले है, उसके दिमाग में ये चल रहा था। अब वही विंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो तुम मुझसे बात करना पसंद करोगे? तो लड़का जो था, आई मीन कि वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा था विंग में, तो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता छोड़ो भी, नाम में क्या रखा है, वैसे तुम्हें पता है आ, मुझे ना बहुत आ, गर्मी लग रही है, और तुम्हें पता है क्या, वैसे मैंने ओनली फॉर टॉप पहना हुआ है, और नीचे अभी विंग ना वॉइस चाप के बोल रहा था लड़कियों वाले वॉइस में, और नीचे ओनली फॉर एक हाफ निकर्स पैंट पहना हुआ है, तो क्या तुम मुझे देखना पसंद करोगे? भाई साहब वांग जी तो अपनी चेयर पर से ही उठ गया था। वो लड़का कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं बेबी, वैसे वैसे सच कहूँ तो मैं भी ऐसी खूबसूरत जवान लड़कियों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो विंग कहता है वो ना क्या है ना, एक्चुअली में मुझे रातों को नींद नहीं आती, तुम्हें पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो लड़का कहता है किस चीज़ से डर लगता है बेबी? कहता मच्छर बेबी, मच्छर वो ना खून चूस लेते हैं मेरा, मतलब मैं ना महीने में ना इतना कम खाती हूँ कि महीने में मेरे ना एक बूंद ही खून बनता है बॉडी में, वो भी मच्छर ना बेबी, मच्छर। वो आके डंक मार के चले जाते हैं। तो वो लड़का जो था वो कहता ओह कोई बात नहीं, मैं ना मस्कीटो क्रीम ले आऊंगा तुम्हारे लिए, तुम मुझे बस एड्रेस बता दो। विंग हंस रहा था और वो सामने वाला लड़का भी। तो वो सामने वाला लड़का कहता है मैं बोलूँ इशारा से? विंग कहता ओके, फिर वो कहता ओह मच्छर भगाओ और गर्मी को खत्म करो, इसके लिए भाई तू एक एसी भी ले आइयो, और साथ में वो मच्छर मारने वाले जो बैडमिंटन होते हैं ना वो भी लेके आ जाना। उधर से वो लड़का कहता कौन कौन? विंग हंस रहा, ये भी हंस रहा। फिर वो कहता मैं तेरा होने वाला जीजा। इतना बोलना हुआ ही था कि वो लड़का उसको गालियां देना शुरू। भाई साहब विंग और वो दोनों उस माइक को बंद कर देते हैं, सॉन्ग प्ले कर देते हैं, एंड देन दोनों दांत फाड़ के हंस रहे थे। ये वाला सीन ना मेंग्याओ भी सुना था, वो डायरेक्टर जो सूप पी रहा था बेचारा अपने कैबिन में खांसना स्टार्ट कर देता है, खांसते खांसते उसकी हालत खराब हो गई थी। इधर वांग जी जो कि गुस्से में आग बबूला हो गया था, वो बैठ जाता है और वो भी हंसने लगता है। बेचारा हमारा सेक्रेटरी उसका अपने कलेजे पे हाथ लेते हुए कहता है बच गया, बट उसके जीजा का क्या होगा वो तो वही जाने, अभी भी वो टेंशन में था। इधर विंग और ये दोनों इतना हंस रहे थे, इतना मुझे भी हंसी आ रही है, इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे ना, मतलब कमाल कर दिया इसने। उसके बाद वो दोनों ये हो जाते हैं। फिर कहता है अरे यार मुझे नहीं पता, सच में यार तुम ग्रेट हो, मतलब कहाँ से लाते हो भाई ऐसे आइडियाज? तो विंग कहता है बस आ जाते हैं यार, मतलब आ जाते हैं ऐसे, आ जाते हैं ओके ना, ऐसे वो स्टाइल दे रहा होता। फिर वो कहता ब्रो वैसे मैंने बीच में बोल के कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? विंग कहता है नहीं यार मैं भी कुछ ऐसा ही बोलता, पर तूने अच्छा बोला। ऐसे वो उसके बाद हाई फाई करते हैं, फिर सॉन्ग्स चलाते हैं वो लोग। उसके बाद उसके साथ जो एक और लड़का था पहले वाला, वो कहता है यार सच में मतलब तुम्हारे आइडियाज तो मानना पड़ेगा। तो वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर वो कहता है नेक्स्ट प्रैंक क्या करने वाले? वैसे तुम ना लड़कियों की वॉइस अच्छी निकालते हो। विंग तो भूल ही गया था भाई साहब कि उसका हस्बैंड भी सुन रहा है बेचारे, घर जाने के बाद उसके पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली थी। फिर कहता लड़की की वॉइस, हाँ तो मेरे पास एक और है, चलो ठीक है पहले दो प्ले बैक टू बैक चलाते हैं एंड देन फिर चेक करते हैं। फिर दो पसंदीदा बैक टू बैक सॉन्ग को वो चलाता है एंड देन फिर वो बोलता है कि मैंने थोड़ी देर पहले, मतलब पहले वाले जो खांसी वाला जो प्रैंक हुआ था, तो वो बोलता है कि उस समय मैंने प्रैंक कर रहा था, तो नॉट बी सीरियस, आई एम क्या बोलते हैं हेल्दी, हेल्थ गुड, और मुझे कोई तबीयत वगैरह खराब नहीं हुई थी, ऐसे वो बोल देता है। फिर जब दो बैक टू बैक गाने बज जाते हैं और एक ऐड खत्म हो जाता है, मतलब आधा घंटा हो गया था, तो एक और प्रैंक करना था। तो उसके बाद कहता है ओके तो तुम यही रहना ठीक है? तो वो लड़का बोलता है ओके डन, मुझे जो समझ में आएगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। कहता है ओके कोई नहीं चलेगा। फिर वो कॉल लगाता है और कहता है हेलो। तो सामने से आवाज आती है हेलो कौन? तो कहता है साओमिंग जी। तो वो कहता है यस साओमिंग जी। तो वो कहता है क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ क्या? तो वो लड़का जो जाओमिंग था वो कहता पहले ये बताओ तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? कहता आह चाओमिंग जी छोड़िए ना, ये मैटर नहीं करता है। आह वैसे मैंने आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो ना मैं आपको बहुत 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 लाइक करती हूँ, तो क्या आप मुझसे 2 मिनट बातें करेंगे?
जामिन जी तो बेचारा खुश, हाय बेटा, मन में लड्डू फूटा। कहता हाँ हाँ जी कहिए। फिर विंग कहता है जामिन जी वो ना, मैं ना आपके बारे में ना दिन रात, रात दिन, दिन से रात, दोपहर से शाम तक सोचा करती हूँ। आपको पता है क्यों? हाँ बताइए ना। तो जामिन कहता है मुझे कैसे पता होगा, वैसे आपकी बातें और आपकी आवाज, हाय। तो विंग कहता है, हालांकि उसको हंसी आ रही थी, फिर वो अपनी आवाज को चेंज करते हुए कहता, जाओमिंगजी, जाओमिंगजी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? आपको पता है मैं ना बस सिंगल हूँ। भाई साहब हमारा वांग जी वापस से फायर हो गया था और कहता है मुझे अभी के अभी लेके चलो इसकी कंपनी। कहता सर वो प्रैंक कर रहे हैं, आपको पता है, आप क्यों सीरियस हो रहे हो? तो कहता आह मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कहता सर आप मत सुनो ना। कहता नहीं मैं सुनूंगा। फिर वो बैठ गया था तो फिर सुन रहा। इधर विंग दोबारा वो कहता सच में आप मुझसे शादी करने वाले हैं? ऐसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आपका शुभ नाम? तो विंग कहता छोड़िए ना, शुभ नाम में क्या रखा है, आप मुझसे शादी करेंगे? उसके बाद वो साइड हो गया और वो इशारा करता है उसको आके बोलने का। फिर वो आता है और कहता है वैसे जाओमिंग जी, ये ना मेरी दोस्त है, ये थोड़ी नॉटी है, मैं ना आरजे हिनयांग बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसने ना बस प्रैंक किया है, प्रैंक, आप समझ रहे हो? वो सामने वाला जो लड़का था जाओमिंग कहता है प्रैंक क्या होता है भाई, अब तो शादी होगी, सीधी शादी। फिर इनियांग बोलता है आई एम सॉरी सर, बट उसने ना प्रैंक किया है और ये लड़की नहीं लड़का है, तो आप लड़के से कैसे शादी कर सकते हैं? दैट्स इट। इनियंग बोल रहा है उसको कि सर मैंने कहा ना आपसे कि वो एक लड़का है, तो आप एक लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? अब जामिन बोल रहा है कुछ भी हो जाए मुझे बस उससे शादी करनी है, दैट्स इट, मतलब करनी है करनी है। ये दोनों फोन काट देते हैं, मतलब उसके बाद कम कर देते हैं और विंग कहता है अब क्या करें? वो कहता कोई नहीं फिर मैं देखता हूँ। फिर विंग वापस से उसको स्पीकर को ऑन करते हुए कहता हेलो सर, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे प्रैंक किया था। डज नॉट माइंड, मैंने बस प्रैंक किया था, तो हम टू मेंस होने के बावजूद शादी कैसे कर सकते हैं? अब वो गाली देना स्टार्ट, अबे साले तेरी तो ये वो फलना चिलना डैश डीट। कहता है अभी तो ये शादी होएगी ही होएगी, मैं आ रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा है तू? तो विंग बोलता ठीक है नंबर ढूंढ लो आ जाओ। इतना बोल करके वो फोन कट कर देते हैं और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। उसका डायरेक्टर आते हुए बोलता है वैसे प्रैंक तुमने अच्छा किया था, बट क्या हो कि अगर वो आ जाए तो कहता सर वो नंबर कैसे निकालेगा, नंबर्स तो हमें पता होते हैं ना कॉल लग्स के वजह से, बट ऐसे वो लोग कैसे निकाल सकते हैं? कहता ठीक है, पर प्रैंक बड़ा अच्छा करते हो यार तुम, सच में कहाँ से लाते हो ये आइडियाज? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था और कहता थैंक यू सर। उसके बाद फिर वो लोग बैक टू बैक गाने बजा रहे थे। भाई हमारा वांग जी आग बबला तो हो ही चुका था इन दोनों प्रैंक से। वो कहता ठीक है वी घर आओ तुम। और इतना बोल करके वो काम में उसका तो मन जीरो बट्टा सन्नाटा लग रहा था, क्या ही लगेगा उसका, कुछ नहीं लग रहा था। बेचारा जैसे तैसे काम खत्म करता है, बेचारे सिक्योरिटी के तो जान वैसे हलक में लटके हुए थे इस प्रैंक्स की वजह से। ऊपर से रिंग सारा काम खत्म करके घर आता है, तो वो घर आकर के देखता है तो याओ और अंकल बैठे हुए थे। तो कहता है आप दोनों ने सुना क्या? तो मेंगा और अंकल हंसने लगते हैं, कहते सच में तुम्हारी वॉइस मतलब बिल्कुल लड़कियों जैसी है, परफेक्ट। उसको पता नहीं चला कि तुम एक मैन हो ना कि गर्ल। तो कहता गर्ल, ये तो ठीक है। फिर वो कहता कोई बात नहीं चलिए हम खाना बनाते हैं। इतना बोल करके वो ऊपर चला जाता है, फेस होके आता है और याओ के साथ मस्ती करते हुए ऐसे वॉइस चेंज करके बोल रहा होता है, उसको हंसी लगा रहा था। अंकल भी वहीं बैठे हुए थे, तीनों बात करते हुए खाना बना रहे होते। अब रात के टाइम में सीजन भी आ गए थे और सीजन सुनते नहीं थे, लेकिन सीजन को याओ बता रहा था। तो सीजन हंस हंस के ना उसका पीठ में दर्द हो गया था। वांग जी आता है, सीधे गुस्से से विंग को घूर के देखता है, ऊपर चला जाता है। विंग कहता है अब इससे क्या हो गया? कहता है खुद ही जाके निपटा लो इसको। इतना बोलकर विंग जाता है ऊपर। तो कहता है वांग जी देखो वो बस एक प्रैंक था, तुम्हें इस तरह से डॉक्टरों को इतना बोलना हुआ ही था कि वांगजी विंग को लेकर सीधे बेड पे पटक देता और कहता क्या कहा तुमने, तुम्हें दूसरी शादी करनी है? विंग कहता मेरी बात तो सुनो, मैं बस प्रैंक कर रहा था। वांगजी कहता एग्जैक्टली, मुझे पता है कि तुम प्रैंक कर रहे हो, पर फिर भी मुझे जेलसी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग कहता पर तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं सच में थोड़ी शादी करूंगा, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ ना। वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बट मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम इस तरह से सेक्सी साउंड में किसी और। तो विंग कहता अच्छा, तो ऐसा बोलो ना तुम्हें जेलसी हो रही है।
इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं शादी कर लूंगा। तो कहता मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, मैं उसे गायब कर दूंगा। विंग उसकी नोच पे हाथ को स्लाइड करते हुए कहता आई नो माय डियर हस्बैंड, मैं जानता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तो अगर तुम मेरी बात मान लो और गुस्सा करना बंद कर दो तो मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ। तो वांग जी कहता कौन सी बात? कहता यही बेबी कंसीव करने की। वांग जी कहता है अभी बस 7 महीने ही हुए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और रुक जाना चाहिए? आई थिंक हम दोनों को मजे करने चाहिए। तो विंग कहता है मैं बस तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर इस फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी समझ गया हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ वांग जी। तो क्या इतना प्रूफ काफी रहेगा जब बेबी आ जाएंगे तो? वैसे मेरा काम है प्रैंक करना, तो तुम्हें आदत डालनी होगी, और अगर तुम जालिस होते हो तो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए। वांग जी कहता है उठते हुए नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सुनूंगा, और मुझे जालिसी होगी तो मैं तुम्हें कंप्लेन भी करूंगा। वांग जी ऐसा बोलता है तो विंग उठ के उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है रियली डियर हस्बैंड, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे अगर मैं तुम्हें इसी तरह से सेड्यूस करूँ तो? आई मीन कि, और फिर उसके ऊपर हाथ चलाते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स करना चाहूँ और तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हारी बेबी का फादर बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम ऐसा करोगे? भांग जी का गला सूख रहा था भयंकर वाला, अपना सलाइवा निगलते हुए कहता है फिंग ऐसी हरकतें करना बंद करो वरना मैं वॉशरूम नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ अभी शुरू हो जाऊंगा। फिंग कहता है ओह रियली माय डियर हस्बैंड, जैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे प्रैंक वाले जाल में फंस रहे हो? और इतना बोलकर विंग हंसने लगता है। वांग जी कहता है विंग, और इतना बोलकर उसको पीछे पकड़ना शुरू। विंग इधर उधर भाग रहा था और वांग जी उसके पीछे पीछे भाग रहा था और कहता है पहले वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर आके मुझे टच करना, चलो चलो चलो। और इतना बोलकर वो बाहर भाग जाता है। वांग जी वॉशरूम में आता है और अपने आप को फ्रेशन अप करता है, हालांकि उसे सच में जेलसी हो रही थी क्योंकि विंग इतने हस्की टोन में उससे बातें कर रहा था, बट उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था और ऐसा कुछ था भी नहीं। उसे पता था कि विंग और वो दोनों के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो थे रिलेशनशिप के, वो थोड़े अच्छे हो गए थे इन 7 महीनों में। उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्लोर करना, समझना, अंडरस्टैंड करना सीख लिया था, लेकिन वांग जी के अंदर जो जालसी वाली टेंडेंसी थी वो कभी खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही थी। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी अपने रूम में आ गए थे तो विंग वांग जी के पास आता है, उसके लैब में बैठते हुए कहता है वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमने इस पे सोचना चाहिए? वांग जी कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है विंग, सच में अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा और। विंग कहता है पर मैं रेडी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे एब्सेंस में तुम और गगा और अंकल जो कि पूरे दिन बोर होते रहते हैं, अब मैं समझ गया हूँ क्योंकि सच में गगा ने अपने जॉब को सेक्रीफाइस कर दिया, हालांकि किसी ने उन्हें कहा नहीं पर उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, और अब वो घर संभाल रहे हैं, अंकल को संभाल रहे हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं कुछ तो करूं। वैसे मैं अपना जॉब नहीं छोड़ने वाला, मैं प्रेगनेंसी के टाइम में भी मैं जॉब करने वाला हूँ और तुम मुझे नहीं रोकने वाले। तो विंग कहता ओके, तो तुम्हारे साथ हमेशा एक बैंड रहेगा जो डॉक्टर की पूरी टीम रहेगी, एक में तुम्हारे पसंद के सारे खाने पीने की चीजें रहेंगी, तुम्हारे लिए वार्मनेस के लिए वो सभी आइटम्स रहेंगे। विंग कहता क्या मतलब तुम मेरी कंपनी के बाहर ये सारे, मतलब तुम नया मार्केट लॉन्च करने वाले हो? मतलब तुम क्या चाहते हो कि लोगों को पता चल जाए कि मेरी कंपनी के बाहर इतने सारे वैन, वो भी एक शख्स की हेल्प करने के लिए रखा हुआ है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता ओके, तो मैं तुम्हारे आरजे रूम को ही ऐसा डिटेक्ट करूंगा और ऐसा डिजाइन करूंगा कि वहां पे तुम्हारे लिए सारी चीजें होगी। विंग तो अपना सर पकड़ लिया था और कहता है वांग जी तुम नहीं सुधरोगे। वांग जी कहता है नहीं, मैं कैसे सुधर सकता हूँ? मैं कंपनी में रहूंगा और मेरा दिमाग 24 घंटे तुम्हारे पास रहेगा, गगा भी तुम्हारे साथ रहेंगे और अंकल भी। विंग कहता है क्या? अगर अंकल और गगा रहेंगे तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा? तो कहता है ओके, तो वो लोग बाहर रहेंगे पर रहेंगे तुम्हारे साथ, पर 9 मंथ तुम अकेले नहीं रहने वाले हो। बेचारा विंग हमारा सर पकड़ लिया था, कहता है इससे अच्छा तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होता। अंग जी कहता है बस करो, अब तुमने हाँ कहा तो ये करना पड़ेगा। विंग कहता है तुम ज्यादा नहीं ऑब्सेस्ड हो रहे हो? तो वांग जी कहता है नहीं, मैं बस प्रोटेक्टिव फील कराना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना गगा 7th मंथ के थे तो उनका बाबा। विंग समझ गया था और वांग जी इस तरह से जो कह रहा था वो भी समझ रहा था। कहता ओके, मतलब मुझे फुल ऑन प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिलने वाला है। ओके, आई एग्री विथ यू वांग जी, और इतना बोल करके वो एग्री कर देता है। उसके बाद अब जो कि प्रोसेस होता है वो दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो उसके बाद उन दोनों का हॉट नॉट सेशन स्टार्ट होता है, जो कि उस हॉट नॉट के बाद विंग हमारा सच में प्रेग्नेंट हो गया था। 1 मंथ बीत गए थे, उसके बाद सिम्टम्स नजर आ रहे थे। वो जो वॉमिट कर रहा था तो वांग जी को तो पता ही था कि ऐसा होना ही था। जब याओ को पता चलता है तो कहता विंग क्या तुम्हारी तबीयत सही है? तुम आज कुछ ज्यादा
अजीब सी नहीं लग रहे हो? जैसे लग रहा है फेस पेल हो गया है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? विंग कहता है, आह, शायद गुड न्यूज़ है। और इतना बोलने के साथ ही विंग बेहोश। वांग अब याओ को तो पैनिक अटैक ही आ रहा था। वो अंकल को बोलता है, पहले तो इसे उठाकर सोफा पे डालो। फिर वो दोनों मिलकर उसे सोफा पे पटकते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर बोल देता है कि ये प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ प्लस चल रहा है। याओ इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, खुश हो गया था, वो सिचन को कॉल कर देता है, वांगजी को कॉल कर देता है, सब घर आ गए थे। वो घर आते हैं तो थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। विंग उठ के बैठते हुए कहता है, वैसे मुझे क्या हुआ था गा? याओ उसे गले लगा लेते हैं और बोलते, तुम फादर बनने वाले हो, तुम्हें पता है? विंग कहता, नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं फादर बनने वाला हूँ। याओ एकदम उछलते हुए कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो। अब जो कि वांगजी को तो पता ही था कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी है तो उसके मेहनत का फल तो मिलना ही था। वो कोल्ड लुक लिए घूम रहा होता है। सीचट कहते, अच्छा तो तुम्हें ऑलरेडी पता था कि ऐसा होने वाला है? तो वांगजी बोल देता है, गगा हम दोनों ने प्लान किया हुआ था। और विंग खुद बोला था, मैंने जबरदस्ती नहीं किएगा। और वो ऐसे बोला था जैसे बता रहा हो, सफाई दे रहा हो। सीचन हंसने लगता है और कहते, ओके ओके। उसके बाद विंग कहता, हाँ मैंने और वांगजी ने प्लान किया है तो अब हम इसके लिए रेडी हैगा। कहता, ओके ठीक है। तो मैं ना आज से तुम ना जहाँ जहाँ जाओगे ना मैं वहां चलूंगा तुम्हारे साथ, और 24 घंटे में तुम्हारे साथ रहने वाला हो। विंग को तो पता था कि उसको तो प्रिंसेस वाले ट्रीटमेंट मिलने वाले हैं। इसलिए वो एकदम इसलिए वो बस इसीलिए वो चुपचाप सारा चीज सुन रहा होता है। फिर वांगजी भी अपनी सारी बात बता देता है कि मैंने ऐसे ऐसे बोला है। तो मिंगा कहता है, ग्रेट वांगजी, तुमने बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी विंग की जर्नी। पहले तो फर्स्ट 2 मंथ, आई मीन की 3 मंथ, नॉर्मली उसको डॉक्टर से हर दूसरे दिन चेकअप कराया जाता था। और मींगा और अंकल दोनों उसके साथ आरजे वाली कंपनी जाते थे, मतलब वो रेडियो स्टेशन जाते थे। उनके लिए एक अलग से कमरा अरेंज किया गया था जहाँ पे वो दोनों बैठे रहते थे। और विंग जब शूट करता था, जब रिकॉर्ड करता था, तो उस टाइम पीरियड में उसके लिए ना एक मूविंग वाली चेयर डाली हुई थी ताकि वो ज्यादा ना बैठ सके ना ज्यादा खड़ा रह सके, ऐसे थे। कंफर्टेबल था वो, उस पे वह के काम करता था। उसके खाने पीने का सारा अरेंजमेंट याओ खुद करता था। और टाइम टू टाइम आकर उससे पूछा करता था। पहले तो कुछ दिन विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था ये, पर जब सबको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और जब सबको पता चला कि वो बर्थ दे सकता है तो पहले सबने तो ये किया। फिर याओ ने बताया कि वो भी सेम सिम्टम्स के साथ पैदा हुआ था, तो लोगों ने थोड़ा होता है ना, पर बाद में सबने एडजस्ट कर लिया। और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इवन कंपनी के हर एक स्टाफ मेंबर, यहाँ तक कि चाय देने वाला कर्मचारी वगैरह, हर कोई उसके लिए, मतलब एक होता है ना प्रोटेक्टिव वाला नेचर अपनाना, वो सब कर रहे होते हैं। मतलब विंग को फुल्ली प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो अपना काम भी कर रहा था, जैसा कि उसने कहा था कि वो आरजे वाला काम नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह से उसका जो सॉन्ग्स प्ले करना, आरजे करना, पोइट्री करना, वो जो कुछ भी था वो चल रहा था। 3 मंथ्स तो ऐसे बीत गए। उसके बाद फिर उस ऑफिस को स्टेबल किया गया था उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग, ताकि वो बीच में लेट भी सके, लेट की भी बोल सके, ऐसे करके। क्योंकि 5 मंथ बाद थोड़ा थोड़ा बैली वो होने लगता है, एंड देन कमर में पेन वगैरह होने लगता है, इस वजह से। तो वो जो 7 मंथ का टाइम पीरियड था वो तो जैसे तैसे बीत गया। 8 मंथ में भी सब कुछ नॉर्मल था। अब 9th मंथ चढ़ा हुआ था और सबको डर लग रहा था। अंकल और याओ उसके साथ ही जाते और उसके साथ ही आते थे। डॉक्टर की एक पूरी टीम बाहर रहती थी और आज पूरा 9 मंथ उसका चढ़ चुका था। ऐसे करते वो काम वो कर रहा होता है तो विंग को ना, मतलब 9 मंथ हो जाते तो बेबी होते हैं ना, तो वो जब ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा था ना तो उसको बीच में ना इस तरह से, मतलब पेन हो रहा था। वो जैसे तैसे करके किसी तरह से उस रिकॉर्डिंग को खत्म करके सॉन्ग प्ले कर देता है और आवाज लगाता है, ग ग ग। लेकिन वो लोग बाहर थे ना तो नहीं आ रहे थे, तो विंग में पीठ पकड़ के सीधे नीचे ऐसे सीधे बेहोश हो गया था। तो जब 2 मिनट बाद याव आता है तो देखता है कि विंग को बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही थी और विंग लेटा हुआ था, साथ में बहुत ज्यादा पानी भी निकला हुआ था। तो वो बहुत जोर से चीखता है। सारे एम्प्लॉय वहां आ गए थे, पूरी डॉक्टर टीम आ गई थी और उस रिकॉर्डिंग रूम को लेबर रूम में कन्वर्ट कर दिया गया था। सारे डॉक्टर उसको चेकअप कर रहे थे और उसको जल्दी जल्दी से सब कुछ कह रहे थे। हालांकि बच्चा बेबी बिल्कुल सही था, उसे विंग को कुछ भी नहीं हुआ था। वो सबको कंसिडर करने के बाद वांगजी को कॉल कर दिया था मिंग्याओ ने। विंग को जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लेके आया गया आनन फानन में, और सारे डॉक्टर उसको बीच बीच में चेकअप कर रहे थे। उसके बाद इमरजेंसी में उसका ओटी में ऑपरेशन किया जाता है एंड देन विंग 2 ट्विंस को बॉर्थ करता है। अगर 10 मिनट बाद मिंग्याओ आता तो विंग दोनों बेबी के साथ साथ विंग की भी जान जा सकती थी, क्योंकि जो वो, मतलब 9 मंथ हो गए थे ना, तो उसे इस तरह से पेन हो रहा था। उसी समय उसे हॉस्पिटल लेके चले जाना चाहिए था, लेकिन वो पेन को अवॉइड करके जो वो काम करने लगा एंड देन वो जो बैठने का ट्राई किया तो वो सीधे जो धराम से बैठा था, उसका जो रहता है ना वो खुल गया था और सारा पानी निकल गया था। इस वजह से विंग को ऐसे हालत हो गई थी। आखिरकार विंग ने 2 बेबी बर्थ को जन्म दिया था, लेकिन बेबी तो बिल्कुल हैप्पी हेल्दी थे।
स्ट्रांग और कह सकते बहुत बहुत अच्छे थे। दोनों बेबी का वेट भी परफेक्ट था, बट विंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। दोनों बेबी को ऐसे सेफ्टी के लिए 10 डेज के लिए आईसीयू में डाला जाता है, ताकि बेबी का जो भी नॉर्मल प्रोसीजर वगैरह है वो एकदम नॉर्मल तरीके से रहे। उसके बाद विंग को अभी तक होश नहीं आया था, और डॉक्टर ना बहुत सारा ब्लड का अरेंज करके उसे चढ़ा रहे थे, जो उसका ब्लड ग्रुप्स था। पर बहुत टाइम हो जाने के बाद भी, बेबी हो जाने के बाद भी, जब वांगजी वहां आया था तो देखता है कि विंग को ना कोई ला रहा है ना कुछ हो रहा है। ये ना बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आफ्टर ऑल विंग को हुआ क्या है। वो डॉक्टर जो होते हैं ना उसको वेट कर रहा था आने का। तभी ओटी रूम का दरवाजा खोलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। वांगजी भागकर उसके पास जाता है और कहता है, विंग को क्या हुआ है, आप विंग को बाहर क्यों नहीं ला रहे हैं। डॉक्टर तो पहले पूरे घर वालों को देखता है एंड देन उसको बोलता है कि सर, आई एम सॉरी, बट आपके हस्बैंड की हालत थोड़ी क्रिटिकल है। आप जानते हैं ना मेल प्रेगनेंसी में कितने ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं, एंड देन ऊपर से आपके हस्बैंड का ना बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। तो ऐसे कह सकते हैं कि वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं, बट आपको उनको बहुत केयर करनी होगी। वांगजी तो धराम से बैठ गया था और कहता है, ये क्या हो गया, ये नहीं हो सकता। तो डॉक्टर कहते हैं हम उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, पर उसे अभी भी 7 डेज के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इतना बोल करके डॉक्टर वहां से चला जाता है। अब विंग को वहां से निकाल करके एक आईसीयू वाले रूम में रखा जाता है, जहाँ पे सारी चीजें की अरेंजमेंट्स की गई थी, ताकि उसके टाइम टू टाइम वो सब कुछ कर सके। 3 दिन बाद विंग को होश आता है, तो जहाँ पे वांगजी ने उसके हैंड्स को पकड़ के रखा हुआ था। विंग सबसे पहले आईज ओपन करने के साथ पूरे हॉस्पिटल रूम का मुआयना करता है, तो देखता है कि वो एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर वो अपने बगल में वांगजी को देखता है, जो उसके हाथ को होल्ड करके बैठा हुआ था, वो भी बेड पे सर रख करके। वांगजी विंग धीरे से कहता है, वांगजी। वांगजी अपनी आईज ओपन करके कहता, विंग, तो तुम्हें होश आ गया? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था, मुझे लगा जैसे मैंने अपनी सांसें खो दी। विंग, तुम मुझे ऐसे कैसे डरा सकते हो? हाँ। विंग हंसते हुए कहता है, सच में तुम्हें डर लग रहा था? हाँ, तुम्हें तो मुझे परेशान। वांगजी उसके लिप्स पे हाथ रख देता और कहता है, मैं तुमसे कभी परेशान नहीं हो सकता। एक पल के लिए मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि शायद हम दोनों का रिश्ता नहीं चल सकता है, लेकिन अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग, ऐसा मत क्यों ना। वांगजी की बात सुनने के बाद विंग कहता है, मैंने बेबी बेबी को जन्म दिया, अब तुम हैप्पी हैप्पी हो ना, क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वांगजी उसे गले लगा लेता और कहता है, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तो कर दी, क्या तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? हाँ, बताओ मुझे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए? उस समय मैं सेल्फिश हो रहा था, मैं तुमसे ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दे रहा था। उस समय मैं गलत था और अभी तुम गलत हो विंग। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बारे में पहले सोचना चाहिए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मीरा बीबी का क्या होता? हाँ, तुम्हें कॉल करना चाहिए था ना, तुम ऐसे कैसे बेहोश हो सकते हैं, बताओ मुझे। विंग कहता है, वो रूम लॉक था और मैं आवाज दे रहा था, पर आवाज नहीं जा रही थी। वांगजी वांगजी कहता है, चुप हो जाओ, मत बोलो तुम, और इतना बोलकर उसको लिटा देता है। फिर वो डॉक्टर के लिए बेल बजा देता है। डॉक्टर आते हैं, विंग को चेकअप करते हैं। उसके बाद वांगजी सबको बोल देता है आने के लिए। तो उसकी मॉम, अंकल और याओ सब आ गए हुए थे। वांगजी विंग को देखता है और सभी फैमिली मेंबर भी उसे देख रहे थे। धीरे धीरे करके वो सबसे बातें करता है थोड़ा बहुत, जबकि उसे बोला नहीं जा रहा था। फिर विंग कहता है, मुझे अपने बेबी को देखना है। मुंगिया जाता है और वांगजी भी जाता है। एक हाथ में एक बेबी वांगजी के पास था और एक बेबी मिंग्याओ के पास था। विंग दोनों को, आई मीन मिंग्याओ को और वांगजी को, दोनों को देख के बहुत खुश था। विंग उसे अपने पास बुलाता है और दोनों बेबी को होल्ड करता है। वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, वो दोनों लड़के ही थे। विंग कहता है, वांगजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं बोलूं? वांगजी कहता है, हाँ बोलो। तो कहता है, जैसा कि तुमने कहा गगा बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक बेबी हम गगा को दे दे। मैं तो कंसीव कर सकता हूँ ना, मैं फिर से एक और बेबी कर लूंगा, पर अभी अभी मैं उन्हें एक बेबी देना चाहता हूँ। मेगा कहता है, नहीं वी, मुझे बेबी नहीं चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये बेबी हमारे घर में रहेंगे मेरे आंखों के सामने। तो मीन कहता है, मैं जानता हूँ गा, पर होना चाहिए ना जो आपको मम्मा बुलाए। क्या आपको नहीं लगता कि आपको कोई मम्मा बुलाए?
तो याओ कहता है नहीं विंग, ऐसा नहीं है। मैं और सिचन, मैंने सेरोगेसी का प्लान किया है, तो हमें सेरोगेसी के जरिए भी बेबी मिल जाएंगे जो मुझे मम्मा बुलाएंगे। मैं तो बस चाहता था कि हमारा अपना खुद का ब्लड लाइन हो, बस। तो विंग कहता है ठीक है। और इतना बोलकर फिर विंग दोनों बेबी को फीड कराता है। और उसके बाद फिर मिंगे और वांगजी दोनों बेबी को रखे हुए थे। तभी सिचन भागते हुए आता है और कहता है गुड न्यूज है याओ, हमें सेरोगेसी मदर मिल गई है जिसे हम अपने बेबी को बहुत दे सकते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। और इन दोनों बेबी के आने के बाद फाइनली मिंगिया को भी बेबी मिलने वाला था, वो भी सेरोगेसी प्रोसीजर के द्वारा। वो सब बहुत हैप्पी थे। 7 दिन के बाद बेबी को और उसको घर लाया जाता है। और फिर घर आने के साथ ही उन लोगों ने ग्रैंड पार्टी थ्रो की हुई थी, तो सारे लोगों को बुलाया जाता है और फिर उन दोनों बेबी का नामकरण किया जाता है। नामकरण वाले दिन बेबी के पास बहुत सारी चीजें रखी जाती है, जैसे एक थाल में पैसा, एक थाल में चावल, एक पास किताब और एक के पास बिजनेस वाला जो कार्ड होता है वो, ताकि बेबी चूज कर सके कि बेबी को क्या करना है। उन दो बेबी में से एक बेबी ने एक तो बिजनेस वाला कार्ड अट्रैक्ट किया था और एक ने किताब अट्रैक्ट किया था। मतलब कि एक बिजनेसमैन बनना चाहता था और एक राइटर बनना चाहता था। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। फिर उन दोनों का नामकरण किया जाता है। तो एक बेबी का नाम युवान रखा जाता है और एक बेबी का नाम निंगजी रखा जाता है। दोनों बेबी को लेकर के सभी लोग पिक्चर क्लिक करवाते हैं और पार्टी अटेंड करते हैं। उस पार्टी में सभी लोग थे और खासकर तो मेंग्या बहुत ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि इन दोनों बेबी के आने के बाद भी उसे एक सेलिब्रिटी के लिए एक मदर मिल गई थी जो बच्चे को दे सकती थी। वो बहुत ज्यादा हैप्पी था कि अब उसको भी मम्मा कहने के लिए आ जाएगा। जबकि विंग चाहता था कि वो अपना एक बेबी मिंग्या को दे, पर मिंग्या ने नहीं लिया था। वैसे तो उसने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि एक घर में रहने के बाद कभी ना कभी ये इफेक्ट पड़ने वाला था रिलेशनशिप के ऊपर। ऐसे करते हुए ना अब पूरे 9 मंथ बीत गए थे और वो दोनों बेबी ना 1 साल का हो चुका था, मतलब लगभग 1 साल के होने वाले थे। मिंग्या हॉस्पिटल में था और चक्कर काट रहा होता है। लैंसी चैन उसको बार बार समझा रहे होते हैं और विंग ना दोनों बेबी को लेकर के बैठा हुआ था। एक बेबी अंकल के पास थे, एक बेबी विंग के पास था। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और आते ही उन लोगों को बोलते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, आपको बेटा हुआ है। इतना बोल करके वो बेबी को ला करके दिखाते हैं। मिंग्या उस बच्चा को अपने हाथ में लेता है। इतना ज्यादा वो रोने लगा था, एक्साइटेड था। मतलब उसकी सारे इमोशन ना फूट फूट के बाहर आ रहे थे। वो बहुत हैप्पी था और वो लैंस सिचन से कहता है सिचन देखो ये हमारा बेबी है, ये हमें मॉम एंड डैड बुलाएगा। लैंस सिचन बहुत ज्यादा हैप्पी थे। मेगाओ के पास भी बेबी था। वो विंग के साथ वो उस बेबी को दिखाता है और विंग भी बहुत बहुत खुश था। अब उस घर में 3-3 लड़के हो गए थे। लैंस सीजन उसके बाद सारा प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उस सेरोगेसी मदर को सारा पैसा दिया जाता है और टाइम टू टाइम मंथली कितना फीड करना है वो सभी चीजें दे करके उससे जितने भी बॉन्ड्स थे, जितने भी कनेक्शन थे, वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं। सभी बेबी घर आ गया था और 6 दिन बाद अब वियाओ के बेबी का नामकरण करने के लिए रखा होने वाला था। वो सभी लोग नामकरण करने की तैयारी करते हैं और फिर उनके सामने वही चारों चीज रखी हुई जाती है। लैंस सिचन के बेबी ने भी बिजनेस कार्ड पकड़ा हुआ था और सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि इसका बेटा भी बिजनेस वर्ल्ड में जाएगा। अब बारी थी नामकरण करने की। सभी लोग सोच रहे थे कि क्या डालो क्या डालो क्या डालो। फिर बींग बोलता है इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है गौर, आप दोनों अपना नाम कंबाइन करके नाम डाल दो जियाओ। ये नाम सुनकर विंग तो पहले तो ऐसे ही बोल दिया था उसने, पर सभी लोग हाँ करके देख रहे थे, कहते गुड। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई कि हम इन दोनों के नाम को मैच करके डाल सकते हैं। तो फिर उस बेबी का नाम जियाओ रख दिया जाता है। अब उस घर में युवान, निंगजी और जियाओ 3 बेबीज थे और तीनों बेबी को देख करके सब लोग बहुत 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 ज्यादा हैप्पी थे। विंग वापस से धीरे धीरे उस बेबी को राइज करते हुए कंपनी जाने लगा था 1 साल बाद ही, और वो वापस से आरजे वाला काम करने लगा था और वांगजी अपनी कंपनी में लग गया था। वो बेबी को देखने के लिए घर पे याओ था। विंग काम 2 ही शिफ्ट होता था उसका, तो आधा दिन तो वो घर पे ही रहता था, फिर वो अपना काम करने के लिए चला जाता था और फिर शाम तक आ जाता था। इस तरह से इन लोगों की दिनचर्या चल रही होती है और इसी के साथ ये स्वीट सा हैप्पी सा प्रैंक टू प्रेग्नेंट तक का सफर वाला वन शॉट खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। मैंने बीच में हॉट सीन्स कट किए हैं जो कि मैं नहीं डाल सकती ऑब्वियसली। तो जिन लोगों को भी सुनना है वापस से मैं कह रही हूँ टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन करो एंड देन हॉट पार्ट को एंजॉय करो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।